आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग मैट्रिसेस को भूल नहीं गए होंगे जो हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 से लेके 7.4 तक किया था। आज इंशाल्लाह ताला हम अपने मैट्रिसेस का जो है उम्मीद है कि ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा और इसके अंदर हम जो है बेसिकली क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को कि लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस के ज़रिए कैसे सॉल्व किया जाता है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी और अभी मैट्रिक के अंदर भी जो स्टूडेंट मैट्रिक्स के अंदर हैं वो ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं इनके सॉल्यूशन निकालने के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं और क्लास 7 और 8 के अंदर भी हमने पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसका हमने सबसे पहला जो एक मेथड पढ़ा था, आपको याद होगा वो क्या मेथड था, जिससे हम हमारे पास कोई भी अगर दो लीनियर इक्वेशंस लिखी गई हो तो उसको हम जो है किस तरह से सॉल्व करेंगे और किस तरह से उसके रूट्स या आंसर को निकालेंगे। तो जो पहला मेथड था वो क्या था, वो था ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड में आपको याद होगा कि सपोज कोई आपके पास हम कहते थे कि दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं तो अच्छा सबसे पहले तो होता है लीनियर इक्वेशंस। आप लोगों को मालूम है लीनियर इक्वेशन कहते किसे हैं। इक्वेशंस मुख्तलिफ किस्म की होती हैं तो हम बार बार लीनियर इक्वेशन कह रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होती है बेसिकली। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी गई है, पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है, उसकी डिग्री जो है वो क्या हो, 1 हो उसकी। अभी आपने 4th चैप्टर के अंदर के में भी जब हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस पढ़ रहे थे तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ी थी और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 हो यानी 1 से मुराद ये कि हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई हो इस तरीके से कि 2x + 3y + 5। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 1 है यहाँ पे। तो ऐसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या ये कि इक्वेशन जो होती है जो कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। ठीक है। तो इस वक्त जो अभी हम बात कर रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हो तो उसके अंदर हम किस तरह से इसके रूट्स निकालेंगे। रूट से बात ये कि कैसे हम x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इसकी सपोज ये लीनियर इक्वेशन थी, अगर इसी तरह इसकी अगर डिग्री जो है इस तरह से आ जाए 2x² आ जाए इसके अंदर +2y + 5 हो तो ये जो इक्वेशन बन जाती है ये क्या बन जाती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है। इसी तरह से अगर ये इक्वेशन जो है इस तरह से आ जाए 2x³ + 2x² + 5 तो अब इस एक्सप्रेशन की क्या आपके पास डिग्री है 3 है तो ऐसी को क्या कहते हैं, क्यूबिक। तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन कहलाती है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। तो अगर हमारे पास यही चीजें हैं तो इस वक्त हम एक मुख्तलिफ इनको सॉल्व करने के तरीके होते हैं। इस वक्त जो है हम बेसिकली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। और ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका हमने पहले भी क्योंकि हम ये निकाल चुके हैं तो ग्राफिकल मेथड आपको याद होगा कि अगर आपको दो इक्वेशन दे दी जाए, कोई एक और है 4x + 5y + 2 तो हम क्या करते थे कि हम x की वैल्यू को पुट करते जाते थे कि पुट x = 0, x = 1, x = 2 और y की वैल्यूज इस तरह से यहाँ पे निकालते रहते थे मुख्तलिफ होकर के और फिर हम इसका एक चार्ट बना के ग्राफ पे प्लॉट करते थे। इस तरह से एक चार्ट बना लिया करते थे कि ये x है और ये आपके पास y है और x की वैल्यू 0 पे क्या आई, 1 पे क्या आई, 2 पे क्या आई, 3 पे क्या आई, यहाँ पे जो y की वैल्यू और फिर इसको हम प्लॉट करते थे ग्राफ के ऊपर। और आपको ये भी पता होगा कि लीनियर इक्वेशन जो है इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे कभी भी हमेशा हर लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में आएगा। चाहे वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो चाहे ऐसी हो, किसी भी सूरत में हो लेकिन होगी हमेशा स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन जो है इसको आज हम इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं।
तो पहला मेथड जो हम पहली क्लासेस में कर चुके हैं और मुख्तलिफ औकात में हमें करना पड़ता है, तो वो है ग्राफिकल मेथड। इसके अलावा जो एक और मेथड हमने पहले पढ़ा था वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था कि हमारे पास दो इक्वेशंस लिखी गई होती थी, उनमें से हम क्या करते थे, x या y में से किसी भी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते थे, और एलिमिनेट करके हम दूसरे जो वेरिएबल है उसका आंसर निकालते थे और उसको फिर हम पुट करते थे दूसरे। तो एक दूसरा मेथड जो था वो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड का था, जिसके अंदर हम सबट्रैक्ट या ऐड करके किसी भी वेरिएबल को जो है वो एलिमिनेट करके दूसरा वेरिएबल बना। तीसरा मेथड जो हमने पढ़ चुके हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम एक इक्वेशन में से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं और फिर उसको जो है दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और इस तरीके से जो है वो हमें वैल्यू पता चल जाती है x और y। तो ये तीन मेथड तो होते हैं जो हम हमें पहले से पढ़ चुके हैं। आज जो हम इन्हीं दो इक्वेशंस को, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होंगी, उनको हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस के जरिए, कि मैट्रिसेस के जरिए हम किस तरह से इसके रूट को फाइंड आउट करते हैं। तो आज जो हम मेथड पढ़ेंगे वो है मैट्रिसेस, और इसके अलावा एक और मेथड है जो कि कहलाता है क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो आज इंशाअल्लाह ताला हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड जो है बाय मैट्रिसेस और बाय क्रैमर रूल, इसको इंशाअल्लाह ताला करते हैं। तो हम अपना एक एग्जांपल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा। पहली एग्जांपल हम करते हैं कि मैट्रिसेस के जरिए हम किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिसेस। एक एग्जाम्पल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ चीज क्लियर हो जाएगी। इसमें मजीद कोई खास थ्योरी नहीं है इसके अंदर। तो सपोज हमारे पास कोई सवाल है जिसमें दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, एक है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, और दूसरी लीनियर इक्वेशन दी गई है आपको 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। और आपसे कहा जाए कि आप x और y की वैल्यू कैलकुलेट करें बाय मैट्रिसेस, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। हम अगर इसको एज ए स्टेप्स की सूरत में समझ ले तो ज्यादा अच्छा है। पहला स्टेप क्या होता है इसका, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनको मैट्रिसेस के अंदर। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। ये जो इक्वेशंस दी गई हैं इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का क्या तरीकेकार होता है कि यहाँ आपको इज इक्वल टू की साइन नजर आ रही है, तो इसको हम इस तरीके से करते हैं कि सिंपली मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है हम कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये जो आइटम्स लिखे गए हैं वेरिएबल और कोफिशिएंट्स जो हैं इनको सिंपली इस तरह से लिख लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा है 5x, इसको लिख लेते हैं 5x, यहाँ लिखा हुआ है माइनस 2y, इसको ले लेते हैं माइनस 2y, ये है 2x और ये क्या लिखा हुआ है माइनस y। तो एक मैट्रिक्स तो हमारी बन गई ये, और एक मैट्रिक्स क्या बन गई इज इक्वल टू करके जो दूसरी साइड है इसमें क्या दिया हुआ है 1 और 0। तो हमने इसको क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और फिर ये वाली जो फॉर्म है जिसके अंदर वेरिएबल और आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, कोफिशिएंट जो है ये मिक्स करके लिखे हुए हैं, इसको भी हम अलग अलग कर लेते हैं। और अलग अलग करने का तरीका क्या है कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5
-2 2 -1। हमने सिंपली इसके जो कोफिशिएंट्स थे इनको यहां पे लिख लिया, ठीक है, वेरिएबल्स को छोड़ दिया और कोफिशिएंट्स को लिख लिया। और अब वेरिएबल्स को किस तरह लिख लेंगे हम कि ये वेरिएबल एक दूसरी ब्रैकेट बनाते हैं और इसके अंदर हम क्या है सिंपली x और y को इस तरह से लिख देते हैं। अगर आप इस इक्वेशन इस मैट्रिसेस को इस मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही मैट्रिसेस दोबारा वापस हासिल हो जाएगी। तो मैट्रिसेस को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका हमने सीख लिया कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं हम इसको, कि हमने जो मैट्रिसेस दिया जो हमें जो इक्वेशंस दी गई थी उनको हमने पहले सिंपली इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख लिया और फिर इसमें से हमने कोफिशिएंट को और वेरिएबल्स को अलग अलग कर लिया। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, स्टेप नंबर 1 कहलाता है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि ये जो मैट्रिसेस हमने 3 बना दी यहाँ पर 1 2 3, इनके नाम हम जो है इनके नेम्स जो है मैट्रिक्स के रख देते हैं। जैसे सपोज ये मैट्रिक्स है पहली वाली, इसको हम कह देते हैं ये है ए मैट्रिक्स, ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरी मैट्रिक्स है जो इससे मल्टीप्लाई हो रही है इसको हम क्या कह देते हैं, एक्स मैट्रिक्स कह देते हैं, क्योंकि इसमें एक्स वाई की वैल्यू है तो इसको हम कहते हैं एक्स मैट्रिक्स है ये। और ये वाली जो मैट्रिक्स है इज इक्वल टू, इसको हम कह देते हैं बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया, ये जो मैट्रिसेस थी इनके नेम्स हमने रख दिए कि ये मैट्रिक्स ए है, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, ये ए है, ये एक्स हो गई और ये आपके पास बी हो गई। तो ये दो स्टेप में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होंगे कि दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। स्टेप 1 के अंदर हमने क्या किया कि हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी यहाँ पे जो चीज लिखी थी इसको मैट्रिक्स में लिख दिया, ये जो चीज लिखी थी सिंपल मैट्रिक्स में इसी तरह से लिख दी, ठीक है। इसके बाद हमने इस वाली मैट्रिक्स को जिसके अंदर कोफिशिएंट और ये वेरिएबल जो है लिखे हुए थे इनको अलग अलग कर दिया, कोफिशिएंट्स को अलग कर दिया, जो इसके साथ साइन थी वो साइन एज इट इज लगा दी और एक्स वाई को सिंपली इस तरह से लिखा, और ये जो आपके पास कांस्टेंट था इसकी अलग मैट्रिक्स बना दी। दूसरे स्टेप में हमने इसका नाम लिख दिया कि ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स एक्स है और ये मैट्रिक्स बी है। स्टेप नंबर 3 को मैं यहीं पे कर देता हूं, इसको ये फिलहाल इसको यहां थोड़ा सा हटा दूं। और स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, हम मालूम करते हैं फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब हम ए डिटरमिनेंट मालूम करते हैं और अगर ए डिटरमिनेंट का आपके पास जवाब जो है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि फिर इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो सबसे पहले जो स्टेप है इसमें हम चेक करने के लिए कि मॉड ए जो है हमारे पास इसका जवाब कहीं 0 तो नहीं आ रहा, और अगर 0 आ जाता है तो आपको याद होगा तो हम क्या कहते हैं, ऐसे उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते थे। और तो हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, कोई आंसर चाहिए होता है। मॉड ए का क्या है, कोई आंसर निकल के आ जाए। अगर कोई आंसर निकल के आ जाता है तो फिर वो नॉन सिंगुलर कहलाता है, और नॉन सिंगुलर जो है वो मैट्रिक्स जो होती है उसको फिर हम सॉल्व कर सकते हैं और उस मैट्रिक्स का हम जो है इनवर्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टेप नंबर 3 के अंदर हम मॉड ऑफ ए मालूम कर लेंगे। तो मॉड ऑफ ए मालूम करने के लिए आपको पता ही है कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, वो ये वाली मैट्रिक्स है ना पहली जिसके अंदर हमने ये सिंपल कोफिशिएंट, इसका मॉड ऑफ ए मालूम करते हैं। तो ए का मॉड मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि एक दफा फिर मैं दोबारा देंगे, वही गलती दोहरा था, मॉड नहीं बल्कि डिटरमिनेंट कहते हैं इसे, ठीक है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पे जो इसके कोफिशिएंट्स थे ये हमने लिख दिए 5 -2 और 2 -1। अब ये हम डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। अब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए को चेक करते हैं कि इसका क्या जवाब आता है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि हम इसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, फिर बीच में माइनस की साइन और फिर ये वाली। तो हमने इसको किया 5 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर माइनस फार्मूले का -2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और इसको सॉल्व किया तो ये जवाब आया आपके पास -5, और यहां क्या जवाब आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2
2 2 जा 4 और आपका जवाब क्या आ गया -1 आ गया। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की क्या वैल्यू आ गई -1। -1 वैल्यू आने का क्या मतलब है कि इसका कोई ना कोई आंसर आ गया, तो ये बेसिकली क्या कहलाती है सिंगुलर कहलाती है मैट्रिक्स। और इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स जो है इसका वो एग्जिस्ट करता है, यानी हम इसका ए इनवर्स मालूम कर सकते हैं। अगर इसका जवाब 0 आ जाता तो फिर इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते थे, फिर हम कहते हैं कि इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जो है पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसके रूट्स निकाल सकें। तो क्योंकि अब ये जवाब हमारे पास कुछ ना कुछ आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है और हम मजीद अब आगे स्टेप जो है इसके वो करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये 1 2 3 तीन स्टेप समझ में आ गया आपके बिल्कुल। तो अब हम स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4 बेसिकली क्या है, स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, जैसे कि अब हमें पता चल गया कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की कोई वैल्यू आ गई, तो हमें क्या करना है अब स्टेप नंबर 4 के अंदर, स्टेप नंबर 4 में हमें ए इनवर्स मालूम करना है। तो आपको याद होगा ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है कि ए इनवर्स जो है वो बराबर होता है, ए इनवर्स किसके बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 7.4 में बहुत दफा ए इनवर्स को मालूम किया था। तो ए इनवर्स बेसिकली क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब हमारे पास स्टेप नंबर 4 में जैसे कि हमें बताया गया कि हमें एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है और डिटरमिनेंट ऑफ ए हम यहां मालूम कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ इस वक्त क्या करना है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है और एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू यहां पर रख देंगे। तो आप लोगों को याद है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था, एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या किया करते थे, अभी छोटी छोटी सी चीजें जो कि हमने उस वक्त की थी और बहुत ही आसान सी ये वाली एक्सरसाइज है, अगर हमें कुछ पिछला याद होगा तो बहुत ही अच्छा रहता है। एडजॉइंट ऑफ ए जो है बेसिकली क्या था कि हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स दी गई थी, इसमें हम क्या करते थे कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाला और ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को, इन दोनों एलिमेंट्स को हम क्या कहते थे, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, हम क्या करते थे कि इनकी लोकेशन को बदल देते हैं। ठीक है, कि -1 जो है वो इस जगह पे चला जाएगा और 5 जो है वो इस जगह पे आ जाएगा। तो पहला स्टेप जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए का वो क्या होता है कि इनकी लोकेशंस बदल जाती हैं। और दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसके अलावा जो बकिया हमारे पास एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स के, इनकी साइनें चेंज हो जाती हैं। तो जैसे -2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और ये वाला जो है 2 पॉजिटिव का है तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ए का एडजॉइंट जो है बेसिकली क्या होगा कि इन दोनों की लोकेशंस बदल जाएंगी और इन दोनों की साइंस बदल जाएंगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है, अब ये 4 स्टेप तो आपको समझ में आ गए। तो अब हम ए इनवर्स जो मालूम कर रहे हैं उसको हम जो है वो सिंपली वो कर देते हैं। तो स्टेप 4 जो है चल रहा है हमारा, स्टेप 4 के अंदर हम ए इनवर्स मालूम कर रहे हैं और ए इनवर्स जो है वो होता है बेसिकली क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका कि -1 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, और इनकी साइन चेंज हो जाएंगी। तो ये 2 इधर आ जाएगा और -2 इधर चला जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया आपने। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी, ये हमने स्टेप नंबर 3 में मालूम की थी -1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -1। अब सिंपली इसको जरा सा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। अब ये -1 जो है ये बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये -1 जो है वो यहाँ इससे इस मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 -2 2 और ये 5, और ये -1 जाके इससे क्या करेगा तमाम की साइंस में चेंज कर देगा। तो ये जो था ये 1 हो गया,
ये 2 हो गया, ये -2 हो गया और ये क्या हो गया 5 हो गया। तो आपके पास ए इनवर्स की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो ये स्टेप 4 था जिसमें आपने क्या किया था, ए इनवर्स की वैल्यू मालूम करनी थी। ठीक है ना, स्टेप 4 ये था कि आपको ए इनवर्स मालूम करना है। स्टेप 1 के अंदर आपने क्या किया था, आपने सिंपली ट्रांसफॉर्म किया था मैट्रिसेस के अंदर। स्टेप 2 के अंदर आपने क्या किया, उस मैट्रिक्स के नाम रख लिए थे ए एक्स बी करके। स्टेप 3 में आपने डिटरमिनेंट मालूम किया था ए। स्टेप 4 जो था वो ये था, हमने स्टेप 4 कर लिया। अब बेसिकली हमारा जो स्टेप है वो है स्टेप 5, और स्टेप 5 जो है समझे हमारा लास्ट स्टेप है, और इसके बाद हमें इस इक्वेशंस के रूट पता चल जाएंगे। तो अब हमारा जो स्टेप 5 है वो क्या है, ये बेसिकली हमारा स्टेप 5 जो है लास्ट स्टेप है, जिसके अंदर हमने स्टेप 4 में क्या मालूम किया था, ए इनवर्स मालूम किया था। तो ए इनवर्स बेसिकली क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और हमने एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो ये निकाला था, इसका मॉड डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो -1 था। फिर -1 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो इस -1 ने जाके क्या किया, तमाम साइनों को चेंज कर दिया। तो जो 1 और 2 था, और इधर देखिए यहाँ माइनस आ गया। ठीक है ना, तो ये माइनस हो गया और ये भी -5 हो जाएगा, और ये दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। तो इनवर्स ऑफ ए बेसिकली हमारे पास ये आ गया। अब स्टेप 5 बेसिकली क्या है कि ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी, जिसको हमने नेम्स रखे थे इसके अंदर, ये बेसिकली क्या इक्वेशन थी हमारे पास, ए मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या थी हमारे, अच्छा अब हमें यहाँ मालूम क्या करना है, बेसिकली एक्स मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं, इस ए को जो है वो इक्वेशन के उस साइड पे ले जाएगा। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जैसे नॉर्मल हम मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं कि x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा b, तो यहाँ पे मैट्रिक्स थी, डिवाइडेड बाय ये मैट्रिक्स जो है वो a जो है वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसको b अपॉन कह देंगे, और यहाँ इसकी पावर 2 के 1 है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा किसके, b और a इनवर्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके, हमें क्योंकि x y। तो अब हमने जो हमारे पास 3 मैट्रिक्स थी जो हमने ट्रांसफॉर्म करी थी, मैट्रिक्स a b और माइनस है, वो तीनों की तीनों सिंपली यहाँ पे हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं तो चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा चलिए पहले इसके एक को कर लेते हैं। x क्या था हमारे पास, x था हमारे पास x और y। ठीक है, मैट्रिक्स x हमने ये बनाई थी, मैट्रिक्स b क्या बनाई थी हमने, मैट्रिक्स b ये थी जो कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट थे इसकी थी, तो ये क्या थी 1 और 0। ठीक है, और मैट्रिक्स a जो है, a इनवर्स जो है वो क्या आई आपके पास, वो आई आपके पास 1 2 -2 और -5। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो उसको अभी अगर हम क्लियर करके साथ वो कर लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा ज़्यादा। ये हमारा सवाल। अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू मालूम करनी है। x को आपने यहाँ रख लिया, y को यू रख लिया आपने। ठीक है, अब बेसिकली आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए x और y की वैल्यू मालूम करने के लिए इसको पहले आप बल्कि a इनवर्स को पहले लिख लें, 1 2 -2 और -5, और इसके साथ क्या है आपके पास, जो b मैट्रिक्स थी वो 1 और 0 वाली, वो बेसिकली आ गई 1 और 0। अब ये देखिए आपको यहां तक चीज समझ में आ गई। अब हमें सिंपली जो है, जो हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करी थी वो हमने करनी है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले चेक कर लें इसका ऑर्डर, कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका, कि मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, ऑर्डर नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो किसके बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज
ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये चीजें मैं इसी तरह बताता हूं कि याद रहे आपको कि ये जो था इसका मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो बेसिकली ये होता था कि कॉलम जो है पहली मैट्रिक्स के, इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, ये किसके बराबर होने चाहिए, दूसरी मैट्रिक्स की रोज। तो रोज कितनी दी हुई है, ये 1 और 0, तो ये 2 और 2 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो सिंपली मल्टीप्लाई करने के लिए क्या तरीका हमने करते हैं कि ये जो हमारे पास क्या होती है, पहली जो रो होती है इसको हम क्या करते हैं, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपली इसका क्या हो जाएगा, 1 into 1, सही है, और बीच में क्या आती है साइन, प्लस की साइन आती है, और इसके बाद क्या आता है -2 into 0, -2 into 0। तो फर्स्ट रो को आपने क्या किया, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ कोई सेकंड कॉलम तो है ही नहीं, तो बस सिंपली ये एक टर्म आ गई आपके पास। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो है 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, प्लस फार्मूले का आ गया, और -5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, यानी -5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, ठीक है। तो मजीद कोई कॉलम है नहीं, तो बस मजीद कोई आपने मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, और ये सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है आपने। तो ये 1 1 1 प्लस 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2, और ये -0 हो गया ये भी। तो आपका क्या जवाब आ गया, 1 और 2। और ये जवाब किसका आया आपके पास, यहाँ पे क्या चल रहा था, x और y, ठीक है। तो ये देखते ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम जो करते थे कंपेयर जब करते थे, हमने शुरू की एक्सरसाइज में पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है कि अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि x कंपेयर होगा किस, ये वाला जो है किससे, इससे कंपेयर हो जाएगा, और y जो है वो किससे कंपेयर होगा, इससे कंपेयर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x बराबर है 1 के और y बराबर है 2 के, ठीक है। और हमारा जो सोल्यूशन सेट हो गया, इसका जो सोल्यूशन था वो क्या कहलाएगा, इसका सोल्यूशन सेट 1:2। तो ये हमारा समझे इस इक्वेशन के रूट्स हो गए, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये इस इक्वेशन का हमारा आंसर होगा। तो ये है वो मेथड जो कि चौथा मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला आपको मेथड समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान मेथड है कि हमारे पास अगर 2 इक्वेशंस दी गई हैं, लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, तो उसको किस तरीके से जो है हम मैट्रिसेस के जरिए सॉल्व करेंगे। टोटल 5 स्टेप्स थे। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, पहले स्टेप के अंदर हमने सिंपली इसको मैट्रिसेस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया था इस इक्वेशन को। दूसरे स्टेप में क्या किया था कि हमने इसके नाम रख दिए थे कि ये पहली मैट्रिक्स जो है वो A है, ये X है, और ये आपके पास B मैट्रिक्स बना दी थी। तीसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया था, डिटरमिनेंट ऑफ A मालूम कर लिया था, और जब डिटरमिनेंट ऑफ A हमारे पास कोई वैल्यू आ गई तो हमने कहा कि अब हम जो है इसका A इनवर्स जो है एग्जिस्ट कर सकता है। चौथे स्टेप के अंदर हमने A इनवर्स मालूम किया था। A इनवर्स का फार्मूला आपको याद होगा, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। और इसके बाद आपने स्टेप नंबर 5 के अंदर जो आपके पास वैल्यूज आई थी A इनवर्स की, X B की, वो तमाम रख के सिंपल मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जवाब X और Y की सूरत के अंदर आपको रूट्स पता चल गए, इक्वेशंस के रूट्स क्या होंगे। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। अब यही चीज जो है एक्सरसाइज 7.5 के अंदर आपको जो सवालात दिए हैं, टोटल मेरे ख्याल में 10 क्वेश्चंस हैं। उन 10 क्वेश्चंस को उन्होंने कहा है कि ये 10 इक्वेशंस दी हुई हैं इन्होंने, लीनियर इक्वेशन है, पेयर दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशंस के, उनको आपने सॉल्व करना है मैट्रिसेस के जरिए। और इसके अलावा उन्होंने एक मेथड और कहा है जो कि है क्रैमर्स रूल्स। आपके सिलेबस में क्रैमर्स रूल्स है, क्रैमर्स रूल्स के जरिए भी आप जो है एक्स और वाई की जो है वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये तो मेथड था आपका विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। और अब हम क्रैमर्स रूल को जो है और देख लेते हैं। तो क्रैमर रूल्स करने के बाद ये है कि ये आपका जो चैप्टर है मैट्रिसेस का 7.5 ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आप जो है मैट्रिसेस का जो ये चैप्टर है ये मुकम्मल कर लेंगे और आप लोग अपनी एक्सरसाइज 7.5 कर सकते हैं। अब बल्कि ये करते हैं कि ये जो सवाल दिया गया है, इसी सवाल को जैसे आपने ये देखा था, इसको
क्रैमर रूल्स के जरिए करते हैं कि क्रैमर रूल के जरिए किस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। अगर हमारे पास यही सवाल है और इसको हमने क्रैमर रूल के तहत करना है, तो क्रैमर रूल बेसिकली क्या है? क्रैमर रूल का एक पहले जनरलाइज फॉर्म आप समझ लें कि कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन दी गई है, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट्स जो है वो ये दिए गए, तो इसको अगर हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे कि सपोज हमारे पास क्या है, कोई वेरिएबल दिया हुआ है a1, ठीक है, और इसके साथ कोई आपके पास जैसे ये वेरिएबल है x लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ कोफिशिएंट्स को जो है एक जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूं, और प्लस दूसरे वाले के साथ क्या जाएगा b1 y इज इक्वल टू c1, यानी एक इक्वेशन जो है, यानी इस इक्वेशन की समझे जनरलाइज फॉर्म क्या बनती है, इस तरीके से बनती है। इस वाली इक्वेशन की क्या बन जाएगी, हम इसको a2 कह देते हैं, वही x है, प्लस b2 कह देते हैं, वही y है, इज इक्वल टू c2। तो यानी ये जो इक्वेशन है इसकी जनरलाइज फॉर्म जो है वो ये हो जाएगी। तो क्रैमर रूल जो है इसका फार्मूला बेसिकली क्या है, क्रैमर रूल क्या कहता है, क्रैमर रूल ये कहता है कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई भी आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, तो आप इनके क्या करने हैं, मालूम करना है आपको, डिटरमिनेंट्स मालूम करना है। यानी आपने समझ ले कि पहले जो हमने काम किया था विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस मालूम किया था लीनियर इक्वेशन को, क्रैमर रूल जो है वो आपको क्या कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स जो है वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा रहा है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ डिटरमिनेंट्स बना देने हैं। तो डिटरमिनेंट्स जो बनने हैं इसके किस तरीके से बनने हैं, तो पहला डिटरमिनेंट जो बनेगा d, वो क्या बनेगा, वो ये जो आपके पास पार्ट दिया गया है इसके अंदर जो कोफिशिएंट्स दिए गए हैं इससे बनाना है। तो ये डिटरमिनेंट जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, a1 a2 b1 b2, ठीक है। ये आपके पास कोफिशिएंट्स दिए गए हैं, x के साथ क्या लिखा था, a1 a2, और इसी तरह यहाँ b1 और ये b2 के साथ जो है वो b1 b2 आपने सिंपली ये कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिख दिए। तो पहली जो डिटरमिनेंट बनती है उसको हम सिंपली d से डिनोट करते हैं, और d से जो करते हैं वो ये जो पूरी की पूरी चीज थी इसके कोफिशिएंट सिंपली यहाँ पे लिख दो। सही है। अब ये जब हम ये एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये क्या किया। आप चाहें तो इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये जो इधर हम अगर इस वाले अपनी जो ये क्वेश्चन है इसके अगर हम निकालेंगे तो इसके डिटरमिनेंट क्या बन जाएंगे, सिंपली d क्या बन जाएगा, इसका d बन जाएगा 5 2 और -2 और -1, ये साथ साथ ही चले आते हैं। तो ये हमने d जो है ये जनरलाइज फॉर्म है, और ये हमने इसको जो है इसको पुट कर दी, इसकी वैल्यूज के यहाँ पे क्या बन के आ रही है। दूसरी जो इसमें जो चीज है ये d है, दूसरा जो बनता है वो है dx। dx किसे कहते हैं, dx जो है वो एक ऐसी डिटरमिनेंट होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम ये समझे x की उधर छोड़ देते हैं हम ये x वाली चीज को, और बकिया जो कोफिशिएंट्स है जो आपके साथ y के साथ नजर आ रहा है और जो आपके कांस्टेंट्स हैं उनको इसमें लिखना है। और उसको लिखने का तरीकाकार क्या होता है, dx को के जब आप x मालूम कर रहे हैं तो आप समझे इसको आप भूल गए। अब आपके पास कौन से रह गए सिर्फ कोफिशिएंट, b1 b2 c1 c2, ये चार कोफिशिएंट रह गए। तो इसमें पहले आपने क्या लिखना है, c1 c2 को लिखना है, और इसके बाद b1 b2 को लिखना है। तो ये जो डिटरमिनेंट बनेगी ये क्या कहलाएगी, d of x कहलाएगी। इसमें सिर्फ ये जो अरेंजमेंट है ना ये इंपॉर्टेंट होती है कि आपने किस तरीके से करना है, बाकी तो फिर बहुत ही आसान सवाल होते हैं। और तीसरी चीज जो है वो इसमें क्या बन गई आपके पास, dy। dy क्या होता है, dy में क्या होता है कि अब आपने y को भूल गए और अब आपके पास क्या नजर आ रहा है, a1 a2 और c1 c2 नजर आ रहा है। तो dy को इसमें लिखने का तरीका क्या होगा कि इसमें हम पहले इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे, यानी dy में हम क्या करेंगे, a1 a2 और c1 c2 इस तरीके से लिखेंगे। x में क्या किया था हमने, c1 c2 को पहले लिखा था, b1 b2 को बाद में लिखा था। y में क्या करा हमने कि c1 c2 को जो पहले लिखा था वो हमने बाद में लिखा, और a1 a2 को सिंपली ये लिखा। तो ये जो तीन छोटी सी चीजें है ना ये आपको याद करनी पड़ेगी कि ये इस तरीके से करते हैं। तो ये हमारे पास dx dy निकल आता है। और इसका जो फार्मूला है बेसिकली x और y मालूम करने का वो क्या है कि x जो है, वैल्यू ऑफ x जो है वो किसके बराबर होती है, d of x
यानी जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे उसका जवाब यहां लिखेंगे और डिवाइडेड बाय डी, ये वाली डिटरमिनेंट, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और अगर हम y की वैल्यू मालूम करना चाहेंगे तो इसके लिए क्या होगा कि ये d ऑफ y जो कि ये दिया गया है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा d। तो ये फार्मूला है सिंपली इसका। तो ये फार्मूला अगर हमें याद है तो हम इसको क्रैमर्स रूल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं x और y की वैल्यू करके। तो अब चाहें तो आप x और y की वैल्यू सिंपली यहां पुट भी कर सकते हैं कि हम x को क्या कहेंगे, x हमारे पास हो गया क्या dx। dx क्या है हमारे पास, एक ऐसी डिटरमिनेंट जिसमें c1 c2 दोनों कांस्टेंट यहां पे आ गए और y के साथ जो थे b1 b2 को उसको हमने यहां रख दिया डिवाइडेड बाय d क्या है हमारे पास, जो हमारे पास टोटल मैट्रिक्स थी उसके सिंपली a1 b1 b ये जो है ये सारे जो है a1 a2 और b1 b2। तो यानी समझे x की वैल्यू जो है वो सिंपली इस तरीके से मालूम हो जाएगी और y की वैल्यू कैसे मालूम हो जाएगी, y की वैल्यू मालूम हो जाएगी dy। dy क्या दिया हुआ है आपको कि आपके पास जो डिटरमिनेंट है उसमें क्या है कि a1 a2 जो x के कोफिशिएंट्स थे वो पहले लिख दिए और इसके बाद जो कांस्टेंट था c1 c2 वो यहां लिख दिया डिवाइडेड बाय d। d सिंपल वही वाली है आपकी जो पहली है कि a1 a2 और b1 b2। ये आपका जो है समझने के मेन फार्मूला है जो क्रैमर्स रूल के लिए आप को अप्लाई करना है और ये कोई याद रखना कोई मुश्किल भी नहीं है। अभी हम एक सवाल करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। तो बेसिकली ये तो आप समझे ये बिल्कुल जर्नलाइज्ड फॉर्म जो थी उसकी ये बन रही है क्रैमर्स रूल की, कि हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया कि x की वैल्यू जो है वो इस तरीके से डिटरमिनेंट में मालूम करेंगे और y की इस तरह से मालूम करेंगे और x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हम a1 a2 कहते हैं, y के साथ जो इनको b1 b2 कहते हैं और जो कांस्टेंट्स हैं उनको c1 c2 कहते हैं। और डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आता ही है। ये दो सिंपली आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये दो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इंतहाई आसान सा सवाल है बिल्कुल, ये यहाँ पे करते हैं एक एग्जांपल तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि हमें पता है कि हमें सबसे पहले डिटरमिनेंट मालूम करना होता है d dx, इन सबको आप अलग अलग मालूम कर लें। d मालूम करना है आपने तो d के लिए आपने क्या किया 5 2 -2 -1 ये रख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है 1 लिखा हुआ है तो ये आपने -1 कर दिया। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है इसका कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया यानी 5 को मल्टीप्लाई किया किससे आपने -1 से, बीच में क्या गया फार्मूला माइनस का जो आता है ये फार्मूले का माइनस आ गया। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है यानी कि -2 और 2 को मल्टीप्लाई करना है और ये आपका जवाब क्या आ जाएगा -5 और +4 और इसी करके जवाब क्या आ गया आपके पास -1। ये चीज तो आपने इसी सवाल को क्योंकि हमने मैट्रिसेस के तहत किया था और उस वक्त भी हमने डिटरमिनेंट ऑफ a निकाला था तो वही चीज अभी आपने इसको निकाली है जिसको हमने d का नाम दिया और वही जवाब हमारे पास देखें आ गया सेम कि ये -1 आ गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1 वैल्यू आ गई। -1 वैल्यू आने का मतलब क्या है कि अब इसका कोई यानी इसके जो है रूट्स जो है वो पॉसिबल है निकालने। अगर इसका जवाब इनकेस 0 आ जाता तो इसका मतलब क्या होता है कि इन इक्वेशंस के रूट निकालने पॉसिबल ही नहीं होते। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है और इसकी वजह क्या होती है जो हम ये बात कहते हैं कि पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये d जो है ये क्या आ रहा है अपॉन में आ रहा है। अगर यहाँ पे वैल्यू 0 रख दी जाए तो आपको पता है किसी भी चीज की जो है जैसे कोई भी चीज हो 3/0 तो ये जो है ये मैथ के अंदर क्या हो जाती है अनडिफाइंड कहलाती है ये चीज। इसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कि ये क्या चीज है, ये इसको 0 नहीं कहते बल्कि ये क्या हो जाता है अनडिफाइंड टर्म बन जाती है। तो इस वजह से क्योंकि d जो है वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अब हमने डिटरमिनेंट तो इसका निकाल लिया d। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है इसका तो वो क्या है सिंपली वो है dx निकालना है और दूसरे यानी ये समझिए स्टेप नंबर 1 था इसके क्रैमर रूल का। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने d निकालना है। स्टेप नंबर 2 क्या है आपने का कि आपने dx निकालना है। तो dx के लिए आपको क्या बताया था फार्मूला, अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता है कि जब x मालूम करेंगे हम इसको छुपा लेंगे x को और हमारे पास क्या नजर आ रहा है -2 -1 और 1 और 0 ये हमारे इसके कांस्टेंट नजर आ रहा है। लेकिन कांस्टेंट लिखने का तरकीब क्या बताएगी आपको कि पहले जो है वो ये लिखेंगे कांस्टेंट और इसके बाद y के लिखेंगे। तो dx बेसिकली क्या होता है हमारे पास जो डिटरमिनेंट बनती है वो क्या बनती है 1 0 c1 c2
ठीक है, और इसके बाद क्या है b1 b2, तो ये है -2 और -1। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसको क्या करते हैं, सिंपली 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को 0 से करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +0। ये 2 जो है 0 से मल्टीप्लाई 0 और आपका जवाब क्या आ गया, -1 ही जवाब आ गया, ठीक है। तो d ऑफ x क्या आ गया आपके पास, -1। ये d ऑफ x निकल गया। d ऑफ y निकालना है आपने, बिल्कुल यही प्रोसीजर सेम। d ऑफ y के लिए आपको क्या बताया था कि d ऑफ y निकालने के लिए जो डिटरमिनेंट आप बनाएंगे वो क्या बनाएंगे कि आप आपने y को एक तरह से छुपा लिया और छुपाने के बाद ये जो चीजें 5 और 2 इनको पहले लिखना है और 1 और 0 को बाद में लिखना है। dx के अंदर आपने पहले इन दो को लिखा था, इन दोनों को बाद में लिखा था, अब की दफा ये दो पहले लिखे जाएंगे और ये दो बाद में लिखे जाएंगे। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 5 2 और 1 और 0। और इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व कैसे करते हैं, 5 इंटू 0 और 1 इंटू 2, माइनस का ये आ गया और ये क्या आ गया 1 इंटू, तो ये क्या जवाब आ गया आपके पास 0 -2 और इसको आप क्या कहेंगे -2। तो dy आपके पास क्या आ गया -2। तो ये तीनों चीजें आपको पता चल गई, d की वैल्यू आ गई -1, dx की वैल्यू -1 और dy की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, dy की वैल्यू वो आ गई आपके पास -2। अब आपने सिंपली क्या करना है, d dx और dy की वैल्यू को ये सिंपल इस x और y पे रख देना है, तो आपका जवाब आ जाएगा कि x और y क्या चीज है, ठीक है। इसको मैं यहीं पे करके दिखा देता हूं आपको, तो क्लियर हो जाएगा। तो इस फार्मूले के तहत x आपके पास क्या था, x है आपके पास dx अपॉन d और dx की वैल्यू आपके पास क्या आएगी -1 और d की वैल्यू भी है -1, दोनों ही -1 है। तो -1 अपॉन -1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बस खाली क्या जवाब आ गया 1। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। इसी तरह y की वैल्यू मालूम करनी होगी, तो y की वैल्यू के लिए क्या होता है dy अपॉन d, ठीक है। और ये dy की वैल्यू आपके पास क्या आएगी -2 आएगी, तो आपने लिख दिया -2 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू आपने -1 निकाली हुई है, तो वो -1 लिख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और जवाब क्या आ गया 2। तो आपके पास x और y की वैल्यू क्या आ गई, सॉल्यूशन सेट क्या आ गया आपके पास, वो आ गया आपके पास 1 और 2। और आपने देखा था मैट्रिसेस से भी जब हमने निकाला था यही सवाल लिया था हमने, यही सवाल था और हमने x और y की वैल्यू निकाली थी, तो x और y की वैल्यू 1 और 2 आई थी और क्रैमर्स रूल के जरिए भी हमने जो किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 और 2 आ गई। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप लोगों को सबको ये समझ में आ गया होगा, क्रैमर्स रूल भी और मैट्रिसेस से जो हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। पहली दफा आदमी कर रहा होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, चीजें समझ में नहीं आती, अच्छा ये क्या हो गया, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे और इसके जो भी सवालात हैं उसको सवाल नंबर 1 2 अपने हाथ से करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और कोई मुश्किल नहीं है, तमाम के तमाम सवालात इस एक्सरसाइज में जो दिए गए 7.5 के अंदर वो बिल्कुल इन्हीं दोनों मैट्रिक, पहले तमाम क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक आपने विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस उसकी इक्वेशन मालूम करनी है और इसके बाद फिर आपने जो है वो विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल जो है उन्हीं सवालों को दोबारा करना है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं, खासतौर पर क्रैमर रूल्स को जो है इम्तिहान में मुस्तकिल जो है वो लाजमी ये सवाल आता है क्रैमर रूल का, और इसका जो है आपका विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो ये आपको लाजमी आने चाहिए। और बाकी इससे पहले जो हमने एक्सरसाइजेस की थी 7.4 वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी कोई ना कोई पार्ट आता है। तो अब आप लोगों से गुजारिश यही है कि ये जो हमने एक्सरसाइजेस करी हैं 7.1 से लेकर 7.5 तक इंतहाई आसान एक्सरसाइजेस हैं और बहुत ही मजे की हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सब सॉल्व हो जाती हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। आप एक लाइन से स्टेप्स को फॉलो करें तो बिल्कुल आराम से जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट मिल जाता है कि किस तरीके से हम एक्स और वाई की वैल्यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो को एक आध दफा देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इसके बाद जो है आप लोग इसकी जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट कर लीजिए इंशाल्लाह ताला। ये आपका मैथ्स जो है इसकी ये वाली तमाम एक्सरसाइज खत्म हो गई।
हमने अपना चैप्टर 1 से लेके ये चैप्टर नंबर 6 तक, जिसे कहना चाहिए 6 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब कैंपस 20 के जो बच्चे हैं उन्होंने बेसिकली ज्योमेट्री और थ्योरम्स करने हैं, और मेरे ख्याल में कैंपस 8 का तो मैट्रिसेस के साथ ही ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का। तो मैथ्स जिसे कहना चाहिए, अब मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों का जो है ये चीजें क्लियर हो जाएगी, और इंतहाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके जरिए आप जो है अपनी परसेंटेज को बहुत आराम से इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत आसान है। इस दफा आपका 9th का जो सिलेबस भी काफी रिड्यूस हो गया है, और अब आप लोगों का बल्कि मॉडल पेपर भी आ गया है। तो उस मॉडल पेपर को भी आप लोग देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल बनने हैं और किस तरीके से होना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर आपको मॉडल पेपर जो है उसको भी समझा दिया जाएगा कि किस तरीके से जो है आप लोगों ने तैयारी करनी है अपनी एग्जाम की, और किस चैप्टर से कितने सवाल बन रहे हैं, और किस तरीके से आप लोगों ने सेक्शंस के अंदर उसको हल करना है। तो इंशाल्लाह ताला किसी लेक्चर के अंदर आपको पूरा मॉडल पेपर को क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग जो कंसंट्रेट करें वो इस पे एक्सरसाइज 7.5 पे कीजिए, 7.5 को कंप्लीट कर लीजिए। अब इंशाल्लाह ताला फिर जो है एक तरह से कैंपस 8 का रिवीजन शुरू हो जाएगा। हम लोग जो है वो ज्योमेट्री और थ्योरम्स करेंगे, और कैंपस 20 जो है उसको उसके जो बच्चे हैं वो जो हैं वो ज्योमेट्री और थ्योरम्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करेंगे। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये मैट्रिसेस की मदद से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना और ग्रामर के तहत समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।